नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित किया है मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से सुश्री अनामिका चक्रवर्ती को, जो सुपरिचित कवयित्री और साहित्यकार हैं। अभी थोड़ी देर में हम अनामिका चक्रवर्ती को आज के इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद फिर हम उनकी जो जीवन यात्रा है, साहित्यिक यात्रा है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हम मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़, अनामिका चक्रवर्ती को जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार अनामिका जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंच पर आमंत्रित किया आपने। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में अनामिका जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए, ये मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने मित्रों को बताइए। आप तो वैसे वेस्ट बंगाल से हैं मूलतः, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। है जी, हाँ जी। हाँ, तो लेकिन पहले मनेंद्रगढ़ के बारे में बताइए, इसका थोड़ा सा परिचय दीजिए। आप वहां पर जहां आप रहती हैं। जी, मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ का एक कोलियांचल क्षेत्र है और पहले ये सरगुजा उस जिले में भी आता था। उसके बाद इसका विभाजन हुआ, फिर ये कोरिया, हालांकि कोरिया को लेके काफी लोग वो हो जाते हैं कि ये कोरिया कैसा नाम है, तो कोरिया जिले में आता था जी। और इस वर्ष ये अभी हाल 2-4 दिन पहले ही 1 वर्ष पूरा हुआ मनेंद्रगढ़ को जिला बने हुए। और छोटा शहर है लेकिन संपन्नताओं से भरा हुआ है। और यहाँ की खासियत यह है कि आसपास नदी, पहाड़, जंगल और कोयले की बहुत बड़ी संपदा है यहाँ। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है ये। और सभी तरह के लोग भी यहाँ, मतलब सभी तरह से, मैंने भारतवर्ष के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं। क्योंकि कोयले की खदानें हैं तो लोग नौकरी पेशे के लिए भी दूर दराज से, लगभग सभी राज्यों के लोग यहाँ पर हैं, निवास है उन लोगों का। तो देखा जाए तो समूचा भारत इस छोटे से शहर में बसता है। और खूबी है कि बहुत शांत सौम्य यहाँ के लोग और ये शहर है। और पर्यटन के रूप में भी बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत घूमने की प्राकृतिक खूबसूरती बहुत है यहाँ पे। क्या बात है, मैं स्वागत करता हूँ आपको आज के इस कार्यक्रम में। अब देखिए, इस बीच में हमारे बहुत सारे हमारे मित्र जुड़ गए, तो मैं तुरंत उनका नाम बताना चाहूंगा। सदानंद मिश्र जी, प्रेमदा पांडे जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, किशोर सिन्हा जी, नमस्कार मेरा, युवराज शर्मा जी, सुधाकर अदीप जी, अनदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई हैं। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी जी, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसा कि मेरे मित्र जानते हैं, आज के इस रचना धर्मिता कार्यक्रम में आज हमारे समक्ष हैं, रचना धर्मिता कार्यक्रम में समक्ष हैं मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से सुपरिचित कवयित्री साहित्यकार अनामिका चक्रवर्ती। तो मूलतः जो आपकी साहित्यिक विधाएं हैं, जिसमें आप लेखन करती है, काव्य है, कविताएं हैं, कहानी है, गद्य है, और इसके अतिरिक्त आप सामाजिक कार्य भी करती हैं। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है अनामिका जी, सबसे पहले आप मूलतः तो जो आपके रूट्स हैं वो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो उसके बारे में बताइए। और दूसरी बात ये है, आप भोपाल से संबंधित हैं, आप जबलपुर से संबंधित हैं, और खासकर मध्य प्रदेश से ज्यादा, और अब छत्तीसगढ़ के साथ। तो अपने जीवन काल को थोड़ा सा याद करिए, और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है कहाँ पर हुई है?
जी मेरा जन्म जबलपुर है। चाचा दादियों का घर, दादी का घर। और पापा मेरे बीएसएनएल में थे, तो जब उनका भोपाल ट्रांसफर हुआ तो उसके साथ ही हम लोगों का निवास फिर भोपाल में हुआ। तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी भोपाल से ही हुई। और जैसा कि हमारे भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है कि अगर नौकरी पेशा लड़का मिल जाए तो माँ बाप को लगता है कि लड़की ब्याह दी जानी चाहिए। तो मैं भी उस सोच पर वारी गई या शिकार हुई, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरा ब्याह भी हुआ। और मैंने फिर अपनी जो स्नातक की शिक्षा है वो मैंने शादी के बाद ही यही मनेन्द्रगढ़ के कॉलेज में पूर्ण किया, और साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा किया। तो भोपाल भी मेरा शहर है, जबलपुर तो जन्मभूमि है, उनको तो मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ जबलपुर को। और जैसा कि हमारे हमारे रूट जो है, हमारी जड़ें हैं वेस्ट बंगाल से, तो इस रूप में मेरा जो दादी या मेरे दादाजी का जो परिवार है वो चट्टगांव से है। तो हम लोग, हमारे पापा के घर में चट्टगांव की भाषा बोली जाती है, जो बंगाली में मैंने बंगला में बोले चट्टोग्राम, तो चट्टगांव की भाषा बोली जाती है। हालांकि वो भाषा हमें समझ भी बहुत कम आती है, बोलती है। और जो हमारी मम्मी नानी का है वो मूलतः ढाकाई बंगाल जो होते हैं बंगाली, तो वहां से है। तो इस तरह से ये सारे सब विभाजन उधर नहीं हुआ था, तो ढाका तो अब इधर है नहीं। और बाकी तो काफी सालों से मध्य प्रदेश में ही हम लोग हैं। और शादी भी जब हुई थी तो ये अविभाजित छत्तीसगढ़ था। उसके बाद फिर विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो देखिए, आज का बहुत बड़ा पावन दिवस है, आज श्री गणेश चतुर्थी है। और मैं अपने सभी मित्रों को आज के इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आप आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप एक कविता सुनाइए सबसे पहले अपने मित्रों को। हमारे साथ मैं बताना चाहूंगा, अनामिका, हमारे साथ भानु प्रकाश रघुवंशी जी जुड़ गए, आशमा कौल जी हैं, और विजय संदेश जी हैं, तारा सिंह जी हैं, डॉक्टर सुधाकर मेरा नमस्कार। क्या बात है, बहुत सारे, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वाजपेयी जी को भी मेरा नमस्कार। उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे उनसे मिलना, और उनकी धर्मपत्नी जी से भी। तो हम आपसे बातचीत तो जारी रखेंगे। एक कविता सुनाइए सबसे पहले हमें आप। जी, ये मेरी कविता है, इसका शीर्षक है मन की इच्छाएं। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आपको? ठीक आ रही, बढ़िया आ रही है जी। इस कविता का शीर्षक है मन की इच्छाएं। और ये रेल दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई एक कविता है, तो आप जुड़ेंगे तो कविता स्वतः समझ आ जाएगी सभी को। ये जो मन की इच्छाएं किसी रफ्तार में रेल हो जाना चाहती हैं, ये जो मन की इच्छाएं किसी रफ्तार में रेल हो जाना चाहती है कि अचानक उम्मीदों की कुछ बोगी पटरी से उतर जाती है। ऐसी यात्राएं सारी हरी झंडी पार नहीं कर पाती, बीच में ही कहीं कुछ नीले डब्बे लाल हो जाते हैं। ऐसी यात्राएं सारी हरी झंडी पार नहीं कर पाती, बीच में ही कहीं कुछ नीले डिब्बे लाल हो जाते हैं। यात्राएं स्थगित ना होकर जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, और यात्री जख्मी होकर स्थगित यात्राओं पर अपनी अगली यात्रा जारी रखता है। जैसे जारी रहता है श्वास का चलना मन के स्थगित होने पर भी, ये इच्छाओं की यात्रा पर मन का मुआवजा होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बहुत ही सरल भाव का लेते हुए, और आपने किस तरह से अपने इस कविता के माध्यम से जो आप संप्रेषित करना चाहती है, बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ वो दूसरों तक संप्रेषित हो गया है। बहुत सुंदर भाव की कविता है। साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, अनामिका जी। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी कविता के प्रति कैसे रुचि पैदा हुई? क्या परिवार में ऐसा वातावरण था, या आपने पुस्तकें पढ़ के, कविताएँ पढ़ के इसको फिर अपनी लेखनी का आधार बनाया? ये इसकी यात्रा तो बहुत छोटे से ही शुरू हुई थी। हुआ यूँ कि जब पापा जबलपुर में थे, तो हम लोग जब बंगाली में यात्रा कहते हैं, तो पापा यात्रा करते थे, तो उसकी वो एक चर्चा घर में कभी-कभार हो जाती थी। हालाँकि पापा अपने काम के प्रति इतने व्यस्त रहते थे कि वो हम लोगों से अपनी जो अपने अनुभव है, तो वो उतना बाँट नहीं पाते थे। लेकिन एक चीज़ थी कि जब शुरू-शुरू में पापा जब भोपाल में थे, तो और मम्मी और हम लोग जबलपुर में थे। मम्मी तब मेरी बीएड की ट्रेनिंग कर रही थी। तो मैं पापा के साथ अकेली गई थी भोपाल, सबसे पहले, मम्मी बाद में आई थी। तो जब मैं अकेली थी पापा के साथ, तो शाम को पापा मुझे अक्सर रवींद्र भवन ले जाते थे, अरे वाह! नाटक देखने। हाँ, क्योंकि हम लोग पुराने भोपाल में रहते थे, तो वहाँ से रवींद्र भवन तो पापा साइकिल में मुझे लेके जाते थे। तो जब वहाँ जाती थी, तो मतलब हमारी एक रुचि थी उसमें, हालाँकि मैं बहुत गहनता से उन चीज़ों को शायद समझ ना भी पाती होंगी, लेकिन इतना था कि हाँ, मैं बैठ के पापा के साथ देखती ज़रूर थी। और कुछ किताबें घर में आती थी, तो मेरे चाचा पढ़ते थे, पापा तो नहीं। तो उन किताबों को मैं पढ़ती थी, और ये सरिता जो तब छोटी-सी पत्रिका होती थी, तो उसके कोने पे 4-4 लाइनों की शायरियाँ लिखी आती थी। हुँ, तो हुँ। मुझे वो बड़ी अच्छी लगती थी, मतलब मुझे उसके प्रति मेरा बड़ा ध्यान जाता था। और जब जो किताबें पुरानी हो जाती थी, तो मैं वो उसको चौकोर काट-काट के अपने कॉपियों में चिपका लेती थी। तो मैंने बहुत सारा ऐसा बना लिया था। तो उसको पढ़-पढ़ के ना मुझे भी लाइनें आने लगी थी। तो मैं जब क्लास में खाली बैठती थी, तो कॉपी के पीछे पन्ने पे लिखती थी। तो कुछ सहेलियों को पढ़ाती थी, तो बस हाँ, उनको ऐसा लगता था कि ये कुछ तो भी लिखती है। और फिर बीच में ये सारा सब कुछ छूट गया, तो मतलब वो एक अंदर थी चीज़, दब गई थी। फिर शादी के बाद फिर एक समय बाद वो वापस बाहर आई, और फिर बस लिखने लगे। क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत। तो शुरू-शुरू में आप किस कवि को, किस शायर को पढ़ती थी, उसको आप अपना आदर्श मानने मैं लगी हैं? आदर्श तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं मतलब मुझे इतना पता था कि शायरी माने मिर्ज़ा गालिब। मुझे अरे वाह! मुझे क्या लगता बात था है! दुनिया में एक ही शायर है, वो है मिर्ज़ा गालिब। तो क्या बात है! उनको पढ़ती थी। और उसके बाद शायरी से तो पूरा ध्यान हट ही गया, शायरी तो फिर हुई नहीं कभी, फिर वो कविता में आ गई। और जब अब शादी के बाद करीब 10 साल बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया, और वो भी लिखते-लिखते यूँ हुआ कि पहले डायरी लिखना शुरू किया। फिर डायरी लिखते-लिखते वो पंक्तियाँ आने लगी, और इसी बीच फेसबुक एक कोई मंच है, इससे परिचय हुआ। और फेसबुक से मुझे फिर कुछ ऐसे बड़े लेखक से परिचय हुआ, और उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया कि आपको ऐसा करना है या इस तरह से आगे लिखना है। तो मुझे फेसबुक से एक बहुत बड़ा रास्ते मिले मुझे। आज जो भी मैं हूँ, अगर मैं इस जगह पर भी हूँ, तो क्योंकि मेरे आस-पास ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था, काव्य से मतलब साहित्य से जुड़ा कोई भी माहौल नहीं था। लेकिन मैं अनुभव बहुत सारे होते जा रहे थे। तो उसका जमावड़ा मेरे दिमाग पे, मेरे दिल पे होता जा रहा था, और बस वही अब कविताओं में आ रहा है धीरे-धीरे। तो भाषाएँ कौन-कौन सी आती है आपको? हिंदी तो आप बोल लेते हैं, निश्चित रूप जी, से अंग्रेज़ी में भी बात करते होंगे, और आपकी जो मूल रूप से मातृभाषा है बंगाली है। उस बंगाली, तो उसके बारे में क्या अभी बोलती हैं आप, या अभी उसमें कुछ लेखन कार्य होता है क्या आपका? जी। हाँ, जी। वो बोलना तो होता ही है घर में, परिवार में, लेकिन लेखन जो है, मैंने बंगला में पढ़ा भी है। जब जबलपुर में थे, तो हमने 2 क्लास तक बांग्ला भाषा में भी पढ़ा था। लेकिन भोपाल जाने के बाद वहाँ ये सुविधा हमें नहीं मिली, और तो वो छूट गया, तो भूल भी गई हूँ।
लेकिन अभी जैसे रोमन में हम हिंदी लिखते हैं तो मैं उस तरह से क्योंकि वो जो कविताएं हैं वो शब्द तो मेरे पास है, लेकिन वो लिपि अभी भूल गई हूँ तो लिखने में नहीं आता है। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोबारा उसे सीखूं। मैंने अपने ससुर जी से भी कहा है कि मैं सीखूंगी आपसे। तो लिख तो ले रही हूँ बंगला में भी और हिंदी में भी, और बस भाषा इतनी ही है। अंग्रेजी मेरी कमजोर है, ये मैं खुल के कहती हूँ, और हिंदी बोलने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, ये भी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने आपकी जो कविताएं हैं उसमें बांग्ला में भी अनुवाद हुआ है। तो जी, जी। क्या मतलब कितनी कविताओं कैसे अनुवाद हुआ है, और उसमें से अगर कुछ आप एक दो कविताएं सुनाना चाहेंगे अपने मित्रों के लिए, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। नहीं मतलब जो अनुवाद हुई है वो उस कविता को हिंदी में या बांग्ला में कोई कविता? अगर पहले आप हिंदी में सुनाए, उसके बाद अगर उसका बांग्ला अनुवाद आपके पास है तो उसको भी सुनाइए, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जो बांग्ला में अनुवाद हुआ वो तो फिर वो लिपि में परिवर्तित हो गया ना, तो वहां तो मैं कमजोर हूँ। लेकिन बांग्ला में जो कविता मैंने लिखी है वो कविता मेरे पास है, वो मैं आपको सुना सकती। जो हमारे साथ जुड़े जो भी बांग्ला भाषी हैं वे, और जो बाकी दूसरे लोग भी बांग्ला भाषा समझते हैं, तो वो उस कविता को समझ पाएंगे, और वो मेरी बहुत प्रिय कविता भी है। सुनाइए सुनाइए, आपका स्वागत है। जी। जी, मिल गई है ये कविता। और मेरी जो हिंदी कविताओं का बांग्ला अनुवाद किया है वो हमारे छत्तीसगढ़ में निवास देश की जानी मानी कवित्री अनुवादक मीता दास जी ने किया है, और पश्चिम बंगाल की बांग्ला साहित्यिक पत्रिकाओं में उसका प्रकाशन भी हुआ है। तो मैं इसके लिए मीता जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी हिंदी कविताओं को बांग्ला भाषा लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई अनुवाद करके। ये मेरी बांग्ला कविता है, मैं इसका हिंदी बताऊंगी। সব স্ত্রী একই রকম হয়, সব স্ত্রী একই রকম হয়, আধা ভাঙা আধা গোটা, তাই তো স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়, তাই তো স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়, ভাবে যদি থেকে যায়, যদি থেকে যায় আধা ভাঙা আধা গোটা, সে হাসে ভাঙা ভাঙা আর কাঁদে গোটা গোটা, সে হাসে ভাঙা ভাঙা আর কাঁদে গোটা গোটা, কিন্তু তার মন হয় আলোর আকাশ। সে এঁঠো থালায় ছাড়া জল হতে চায় না, ও নদী হয়ে ভাসতে চায়, ভেসে দুঃখের পাহাড় ভাঙতে চায়, ভাসাতে চায় না চোখের জল, ভাসাতে চায় না চোখের জল, ও লবণ বাঁচাতে চায়, সাক্ষী হতে চায়, ও লবণ বাঁচাতে চায়, তাকে জীবনের স্বাদ নিতে পারুক। সে পুরুষের আংটি হতে চায় না, ও তো সখী হতে চায়, সাক্ষী হতে চায় স্ত্রী হবার গর্বের। সে আধা ভাঙা আধা গোটা হতে চায় না, ও চায় পূর্ণ গর্ভের আনন্দ ভরা সংসার, ও শুধু 9 মাসের ভাড়ার বাড়ি হতে চায় না। क्या बात है, क्या बात है। अब आप इसका हिंदी सुनाइए। जो सारी स्त्रियां होती हैं वो एक ही जैसी होती हैं, वो आधा आधा मतलब आधा साबुत होती है और आधी आधी टूटी टूटी होती है। इसीलिए वो सपने देखने से डरती है। वो सोचती है कि अगर मेरे सपने आधे टूटे, आधे साबुत और आधे टूटे रह गए तो। इसीलिए वो हंसती तो है टूटा टूटा सा, मगर रोती है पूरा पूरा। किंतु तार मन है आलोर आकाश, किंतु उसका जो मन होता है वो उजाले का आकाश होता है। क्या बात है, क्या बात है जी। সে এঁঠো থালায় জল হতে চায় না। ये जो खाना खाने के बाद ना थाली में थोड़ा पानी छोड़ते हैं, तो वो झूठी थाली में छोड़ा हुआ पानी नहीं होना चाहती, वो नदी होना चाहती है, और नदी होकर बहना चाहती है,
और बहकर दुखों का पहाड़ तोड़ना चाहती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी, अच्छा। जी जी जी। वो नहीं बहाना चाहती अपने आंखों के आंसू, वो नहीं बहाना चाहती अपने आंखों के आंसू, वो नमक बचाना चाहती है, ताकि जीवन के जीवन के जो स्वाद है उसका मतलब स्वाद ले सके, वो जीवन का स्वाद ले सके। वो मतलब आंसू नहीं बहाना चाहती, वो नमक बचाना चाहती है ताकि जीवन का स्वाद ले सके। वो पुरुष की अंगूठी नहीं होना चाहती, वो सखी होना चाहती है, वाह वाह वाह। साक्षी होना चाहती है, और स्त्री होने का गर्व होना चाहती है। वो आधा टूटा, आधा पूरा, आधा टूटा नहीं होना चाहती। वो चाहती है पूर्ण गर्भ का आनंद भरा संसार होना। वाह वाह वाह, बहुत पूर्ण सुंदर गर्भ कविता का है। आनंद भरा संसार होना चाहती है। वो सिर्फ 9 महीने के किराए का मकान नहीं होना चाहती। आए है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छी कविता, आपको साधुवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, प्रदीप उपाध्याय जी, राम दुलारी शर्मा जी, संतोष रैना जी, अनिता पाटिल जी तो जुड़ी है हमारे साथ, और बाकी सब जी, भानु प्रकाश रघुवंशी जी, लोकेंद्र त्रिवेदी जी, बहुत सारे मित्र हमारे जुड़े हैं। जी, बहुत सारे कुछ रंगकर्मी हैं, हमारे साहित्यकार मित्र हैं, कवि मित्र हैं। मैं सबका जी, पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। जी, मित्रों, आप जानते हैं आज हमारे साथ अनामिका चक्रवर्ती जी जुड़ी हैं मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ से, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनके साहित्य के बारे में और उनकी जीवन यात्रा और साहित्यिक यात्रा है उसके बारे में। तो उसके बाद तो कविताएं आपकी चलती रही अनामिका जी। जी। कविताएं फिर समय समय पर चीजों को, या जो समाज में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, आसपास हो रहा है, घटनाओं के ऊपर जैसे जैसे वो मन में भाव आते गए, तो मैंने एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी यहाँ, कि मैंने कभी भी कविताओं के साथ जबरदस्ती नहीं की कि मुझे क्या बात है। लिखना है। और यही वजह है कि मैं रोज नहीं लिखती। जैसे लोग बोलते हैं ना कि रोज एक हमारा टाइम होता है लिखने का, अच्छी बात है। अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो उस वक्त हम बैठ के पढ़ें, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं लिख सकती। तो वो कविताओं का ऐसा टाइम होता है कि मैं किस वक्त क्या कर रही होती हूँ, और उस वक्त भी कई बार बहुत सी कविताएं अचानक मेरे ज़हन में आती हैं और मुझे लगता है कि मुझे इसको इसी वक़्त लिखना चाहिए। हाँ, ये होता है कि उसको दोबारा पढ़ती हूँ, क्योंकि वो तो एक वेग मन में उठती है चीज़ें और लिखते हैं, तो बाद में फिर जब मैं उसे एक समय के बाद पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि ये कहाँ और परिपक्व हो सकती है, तो उस पर फिर मैं काम करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और साथ साथ में आप फिर कहानी लेखन, गद्य लेखन भी करती रही। हाँ, जी। हालाँकि कहानी अभी मैंने 2-3 ही लिखी हैं, और 2 कहानी तो मेरी प्रकाशित हुई है बड़ी पत्रिकाओं में, और बाकी कुछ कहानियाँ मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है, और कुछ ऐसे मंथन चल रहा है मन में कि हाँ, इस पर कुछ लिखा जाए। कुछ चीज़ें ऐसी देखी, कुछ नज़रों से गुज़री, कुछ ऐसा, तो लगता है कि इस पर लिखा जाना चाहिए। इधर वैसे मैंने तो देखा कि साहित्य में, जी, जी जी, बताइए बताइए। मतलब ऐसे देखिए साहित्य में कोई भी चीज़ अछूता नहीं है, क्योंकि सबकी इतनी जो सबकी दृष्टियाँ हैं वो इतनी तेज़ हैं, खासकर जो गंभीर रूप से लेखन कर रहे हैं समर्पित होकर, तो उनकी दृष्टि बहुत दूर-दूर तक जा रही है, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरह से लेखन में लगभग सभी विषय आ रहे हैं, लेकिन उन विषयों के भीतर भी अनुभव जो चीज़ होती है, वो कहानी का स्वरूप और कविताओं का जो दृश्य है, उनको एक नए रूप में सामने लाती है। तो तब इसीलिए हमें एक ही विषय पर अलग-अलग कविताओं को पढ़ने में आनंद आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातचीत तो हम जारी रखेंगे। हमारे जी, मित्र एक और कविता सुनना चाहते हैं आपसे। अच्छा। अ, ठीक है, मैं आती हूँ कविता पर। ये
बारिश बहुत हो रही है, कई जगह बाढ़ भी आ रही है, जबकि हालांकि कई जगहों पे धान के खेतों को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बारिश जिस तरह रुक रुक के आ रही है, तो ये थोड़ी दुखद स्थिति है। तो मैंने बारिश पर एक कविता कुछ वक्त पहले लिखी थी, तो मैं उस पर आती हूँ। इसका स्वागत है शीर्षक है आपका। और इस तरह बारिश। मिट्टी की सौंधी महक से कांप उठती है वह, ठंडी तेज हवाओं से दहल उठता है उसका मन। उसकी आंखें घर के सामानों को यूं देखती है, उसकी आंखें घर के सामानों को यूं देखती है जैसे दूध मोहब्बत का भूखा सो रहा है, और उसकी छाती में दूध सूख गया है। नहीं भर सकती वो अपने बच्चे का पेट, जैसे बारिश नहीं भर सकती उसकी छाती में दूध। बार बार तेज होते बादलों की गड़गड़ाहट से सहम सहम जाती है वह, क्योंकि वह जानती है उसके लिए बारिश गर्मा गर्म पकोड़े और किसी कड़क चाय का बहाना नहीं, न ही किसी फिल्मी गीत का ख्यालों में आना है। क्या बात है। ये बारिश की बूंदे न ही उसकी टीन की छत पर किसी जल तरंग की धुन बनकर मोतियों की जैसे बरसेगी। ये टपकेगी घर छत से घर के भीतर मुसीबत बनकर, ये टपकेगी छत से घर के भीतर मुसीबत बनकर। पिछली बरसात खपरेल पर बिछाई गई पीली पन्नी जो किसी दुकान की फेंकी गई थी, इस बरसात नहीं रोक पाएगी पानी की मार को। क्या यह बात तो है, क्या मिट्टी बात यह तो मिट्टी की दीवारों पर उतरेगी कहर बनकर। वह नहीं लहराएगी भीगते आंचल को हवा में, वो बना लेगी उसे अपनी सुरक्षा कवच की छतरी और बचाने की कोशिश करेगी, कभी बच्चे को तो कभी मिट्टी के चूल्हे को। वाह वो वाह वाह। बीने गए वो बी शुक्रिया वो बीने गए आटे की पन्नियों से ढाकेगी चूल्हे की लकड़ी को और बिस्तर की कथड़ियों को। और इस तरह बारिश सबके लिए सुहावनी नहीं होती, ये गरीबों के लिए गरीबी में आटा गिला की कहावत होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, मार्मिक जी कविता है। धन्यवाद। और जो एक तादात्म्य स्थापित करती है अपने पाठक के साथ, या जो आपकी कविता सुनता है उस तक पहुंच जी जाती है ये कविता, उसके मन को स्पर्श करती है ये कविता, और उसके लिए आपको हम साधुवाद देते हैं। बहुत अच्छी कविता जी, है जी। मुझे कुछ लगता है कुछ कि ये जो कविता है, ये हर 25वें माले पे रहने वालों को भी अपनी बालकनी से दिखती होगी। ये कविता जो डुप्लेक्स में रहते हैं उनको भी अपने घर से थोड़ी दूरी पे दिखती होगी। ये कविता हमारे आसपास बहुत तादाद में फैली हुई है। तो क्या बात है। अब मैं आपको अनामिका जी ये बताना चाहूंगा, जी डॉक्टर प्रणव भारती जी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई है, आपका जी कार्यक्रम देख रहे हैं, नमस्कार। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। स्वामी जी ध्यान कल्याण जी वो भी जुड़े हैं जी हमारे जी इस ध्यान कार्यक्रम जी के का साथ। स्वागत है। जी और प्रतिष्ठित सुपरिचित कहानीकार उर्मिला शुक्ल जी हमारे साथ शुक्ल जुड़ जी। गई है। जी अरे वाह, क्या उर्मिला बात है। शुक्ल जी जी। जी को मैं बहुत मानती हूँ और बहुत प्रिय कहानीकार है वो मेरी, और हम दोनों ही छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से, बहुत बढ़िया। जी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं जी स्वागत शैलेंद्र करता हूँ। श्रीवास्तव जी को नमस्कार। बहुत ही अच्छे गजलकार है और उनकी गजलें बहुत जगह संगीतबद्ध भी हुई हैं। तो क्या बात है। तो मेरे लिए तो आपने एक और अतिथि तैयार कर लिया है, तो मैं जी शैलेंद्र जी का भी किसी दिन अपने मंच पर स्वागत करूंगा। बहुत अच्छा जी शैलेंद्र जी। जरूर अवश्य। अनामिका जी ने आपके बारे में कहा, आपका परिचय दिया, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए एक उपलब्धि है ये, अनामिका जी। तो अच्छा, आप के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, जी आपने सामाजिक कार्य भी किए हैं, तो हम जानना चाहेंगे अपने मित्र भी, तो किस रूप में इन कार्यों में आप व्यस्त रही हैं? आ, क्या है कि या मैं संवेदनशील हूँ या भावुक हूँ, ये बात ही शायद मुझे इन चीजों से जोड़ती है, क्योंकि
ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई कोई झंडा लहराना है या मुझे कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त करना है, ये चीजें नहीं थी। ये मेरे स्वभाव में ही है कि बहुत जल्दी मैं लोगों से घुल मिल जाती हूँ। हालांकि कई बार मुझे उसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। अ, तो कई बार गहरा नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन जो होती है ना, एक बार किसी चीज का नशा लग जाता है तो उसे फिर होश नहीं रहता कि उसके किडनी खराब हो जाएगी या लीवर खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ये स्वभाव भी होता है कि नुकसान होने के बावजूद हम अपने उस स्वभाव को नहीं बदल पाते और फिर हम आगे बढ़ के फिर लोगों से उसी तरह घुल मिल जाते हैं। तो घुलने मिलने की वजह से ये होता है कि लोग में हमारे साथ सहज हो जाते हैं, तो अपनी समस्याएं बताना, अपनी परेशानियां बताना। और ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जब आप किसी से घुल मिल जाएंगे, वो अपनी परेशानियां बताएंगे, तो आप उसका निदान ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपके सामर्थ्य में, आपकी कोशिशों में या आपकी पहुंच में जो भी उसके लिए हो सकता है वे आप करें। तो वही बस एक कोशिश करती हूँ। और साथ ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं महिलाओं को क्योंकि मैं जानती हूँ महिलाएं बड़ी हिम्मती होती हैं। उनके पास भी विचार बहुत होते हैं और टैलेंट तो खैर होता ही है, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दबी रहती हैं। कई बार तो महिलाओं को खुद ही नहीं पता होता है। तो मैं बस यही सोचकर कुछ इस तरह के काम कर रही हूँ कि महिलाएं खुद को पहचाने और अपनी प्रतिभाओं को पहचाने, अपने आत्मविश्वास को पहचाने। और साथ ही मैं सिर्फ महिलाओं से नहीं, उनके घर के पुरुषों से भी बात करती हूँ कि अगर आपके घर की महिलाएं आत्मनिर्भर निर्भर होना चाहती हैं, तो उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाइए। क्योंकि किसी भी महिला का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आत्मनिर्भर होगी, तो इससे नुकसान तो कभी नहीं होगा। और बाकी रही कि कई लोगों की ऐसी सोच है कि महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हो जाती हैं तो वो मर्यादाओं का उल्लंघन करती हैं या वो लोग अपने साथी को नहीं मानती है। हालांकि अभी एसडीएम वाला एक केस काफी चर्चित भी हुआ था। तो इससे बहुत गलत, अभी देखिए कितने मतलब एक ही आप इस मुझे बहुत हंसी भी आई कि जब एसडीएम महिला ने अपने पति मतलब एक दूसरे पर पुरुष से उसने संबंध रखे या उसकी तरफ आकर्षित हुई, जो भी कारण रहा हो, तो उसके पति ने मतलब रोना गाना कि हमने इसे पढ़ाया और वो दूसरे के पास जा रही है। जबकि ये समाज में बहुत पहले भी होता आया है, हो भी रहा है, आगे भी होता ही रहेगा। लेकिन जिस तरह से उनके घर की बात बाहर आई, तो बहुत लोगों ने बुरा बुरा महिलाओं से कहा। कुछ लोगों ने घर की अपनी पत्नियों की जो ट्रेनिंग थी या वो लोग पीएससी के लिए या जो भी चीजों के लिए तैयारियां कर रही थी, उनको वापस बुलाया गया कि उनको लगा कहीं ये भी हमें छोड़ के ना चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान से एक महिला चली आती है अपने पति को छोड़कर और बच्चों को लेकर, तो सब लोग वाहवाही कर रहे हैं, देखो कितना प्रेम है, प्रेम के लिए वो वहां देश छोड़कर चली आई। तो ये जो दो तरह की सोच है एक ही विषय को लेकर, तो ये मतलब आप खुद एक जगह पे खड़े नहीं हैं, आप खुद एक सोच के साथ नहीं, एक विचार के साथ नहीं है, फिर आप महिलाओं को क्या सोच के दोष देते हैं? अगर ये गलत थी तो वो गलत क्यों नहीं है, और अगर वो गलत नहीं है तो ये गलत क्यों है? और गलतियां किस लिए हो जाती हैं? जरूरी है कि हम उसका वो उस जड़ तक पहुंचे कि और स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि ये चीजें होती है। ये मतलब बहुत कोई विकट बात नहीं है कि क्या हुई हो गया, लेकिन उस चीज को फिर कैसे ठीक किया जाए, इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। और अगर ऐसा ही है, आप देखिए कि जो फिल्मी दुनिया है वहां पे पति पत्नी नहीं उनको पसंद एक दूसरे के साथ रहना, तो कितना आसान है उनके लिए एक दूसरा साथी चुन लेना। जो लोअर क्लास है कि किसी को चुन लेना, तो इस तरह से तो आप अपनी सोच पर ही सही नहीं है। अगर आप एक ग्लैमर की दुनिया में चले जाते तब आपको ये चीजें गलत नहीं लगती, जब आप एक लोअर क्लास में तब आपको ये चीजें गलत नहीं लगती, लेकिन जब आप मध्यम वर्ग के परिवारों में आते हैं तो वो बात मारने मरने पे आ जाती है। तो पहले हम अपने
अपने मस्तिष्क को सही करें, हम अपनी सोच को सही करें, फिर हम बात आगे दूसरों पर थोपे या दूसरों पर इल्जाम लगाएं। एक ही चीज किसी के लिए सही होती है, एक ही चीज दूसरे के लिए गलत कैसे हो जाती है। तो मुझे लगता है कि फेसबुक पर पोस्ट डालकर टीआरपी बटोरने से बेहतर है कि हम गहरे जड़ में जाकर इस पर मंथन करें, इस पर विचार करें और सोचे कि हमें दरअसल हमें करना है। ये बहुत अच्छे विचार हैं आपके और इस दिशा में आप काफी कार्यरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज चली गई। नहीं, वो आपके यहाँ आप ठीक कर दीजिएगा इसको। जी जी, आ रही है आवाज? एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। जी, आवाज आ गई आपको? आ रही है आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आ रही है। तो अच्छा, आपको आपको राष्ट्रीय स्त्री शक्ति सम्मान से भी नवाजा गया है। किस लिए, ये कौन सा पुरस्कार दिया गया है आपको? ये यही मतलब कि आप अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, घर से बाहर निकलकर, तो इसी के लिए था ये सम्मान। और ये गंतव्य संस्थान के द्वारा, दिल्ली की है ये संस्थान, तो इन्होंने रायपुर में दिया था कि कोई महिला अपने ही दम पे आत्मनिर्भर हो गया, आगे बढ़ के दूसरों के लिए कुछ कर रही हैं, तो उस लिए ही था ये। जी जी जी। तो अब आप और कोई कविता सुनाइए। बातचीत तो जारी रखेंगे हम। जी जी। एक छोटी कविता है जिसका शीर्षक है कलंक। जी, स्वागत है आपका। जी जी, ठीक है ठीक है। कलंक औरत के माथे पे लगा हुआ टीका होता है, जिसके आड़ में सभ्य समाज का हर वह व्यक्ति अपनी सभ्यता का किला बनाता है, जिसने हर औरत को ललचाई नजरों से देखा क्या बात है। और उसे केवल अपनी वासना की संतुष्टि करने की पैदाइश समझा। इसीलिए कलंकित केवल औरतें होती हैं और पुरुष उसे बार बार कलंकित करके भी सभ्य होते हैं, क्योंकि किले बहुत ऊंचे होते हैं और घर छोटे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी। जी अच्छा, शुक्रिया। हमारी इच्छा है आप कोई और बांग्ला कविता सुनाइए। बहुत अच्छा वाचन करती है आप, उसका फिर आप सार भी बताइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। जी इस बीच में निरुपमा सिंह जी जी भी जुड़ गई हमारे साथ मुंबई जी से। बहुत जी बहुत जी स्वागत आपका निरुपमा जी। अनघा पाटिल जी लगातार आपका कार्यक्रम सुन रही है। जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जी जी जी, सुनाइए। हाँ, তুমি থাকো যেই দেশে নদী আর আকাশ নিয়ে, তুমি থাকো যেই দেশে নদী আর আকাশ নিয়ে, ওই দেশে ওই দেশেও কি অমনি রাত্রি হয়, যেই রাতের আলোতে তোমার স্বপ্নতে আমার চোখ বন্ধ হয়? ওই দেশেও কি সেমনি রাত হয়, যে রাতের আলোতে তোমার স্বপ্নতে আমার চোখ বন্ধ থাকে? তোমার গন্ধতে শুধু মিশে থাকি, কি অমনি সকাল হয়, যেখানে তুমি জানলা থেকে পারো দেখতে আমাকে আলো হয়ে নদীতে মিশে যেতে? সেই দেশে কি অমনি আলো হয়? তোমার নরম হাতে আমার ভিজে চুলের জল যায় কি আটকে থেকে? क्या बात है। इसका इसका सार बताइए हिंदी में। तुम जिस देश में रहते हो नदी और आकाश लिए, क्या उस देश में वैसी रात होती है जिस रात की रोशनी में
तुम्हारे सपनों में मेरी आंखें बंद हो, वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम्हारी खुशबू, मतलब तुम्हारी खुशबू में मैं घुल जाऊं, क्या ऐसी सुबह होती है? मतलब तुम्हारी खुशबू में मैं घुली हुई रहूं, क्या ऐसी सुबह होती है? जिस जगह, जहां से तुम खिड़की से देख सको मुझे, रोशनी बनकर नदी में मिल जाते हुए, क्या बात है। उस देश में क्या वैसा उजाला होता है? तुम्हारे नर्म हाथों में मेरे मेरे भीगे जो लट है वो अटक के रह जाए, क्या ऐसा दिन होता है? बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। तो मूल रूप से खैर बांग्ला में तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन इसका जो आपने भावानुवाद किया और जो आपने जी हिंदी शब्दों में इसको व्यक्त किया है, अब देखिए जी हिंदी की तो यही एक खूबी है। और आजकल जी वैसे भी सितंबर का महीना चल रहा है, कई जी। लोग हिंदी सप्ताह मना रहे हैं, कई लोग हिंदी का हम्म। पूरा महीना मना रहे हैं, कई लोग तो जी पखवाड़ा मना रहे हैं। तो जी क्या हम इसको ये ना माने कि हिंदी हमारे लिए सेतु का काम करती है, अनामिका जी जी? जी। देखिए, हिंदी को लेकर जब जब हिंदी दिवस आता है हर साल, मैं काफी सालों से देख रही हूँ, उसी वक्त एकदम जैसे नहीं गणेश पूजा हो रही है तो हर जगह माइक से गणेश जी के भजनों की आवाज आ रही है, ठीक वैसे ही हिंदी का शोर होने लगता है। अचानक तब सबको याद आता है कि हिंदी में बात करना चाहिए, हिंदी में ये होना चाहिए, हिंदी में वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये सितंबर ही क्यों, इसके लिए इतनी चर्चा ही क्यों? ये हमारे देश की भाषा है। हिंदी भाषा से पूरे विश्व के देशों में हमारी पहचान है। जब हमारा देश बहुभाषी देश है, लेकिन वो भाषाएं आंचलिक और मातृभाषाओं के रूप में जानी जाती है। लेकिन अगर पूरे विश्व में किसी भी देश का व्यक्ति अगर ये पूछे कि भारत की भाषा क्या है, तो एक ही उत्तर होगा, हिंदी। तब वहां कोई बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु या भोजपुरी या बुंदेलखंडी नहीं बोलेगा, वो एक ही बात बोलेगा, हिंदी। तो जब हमारी पहचान हिंदी से है, तो उस पहचान को हमें बताने में, हमें जताने में क्यों शर्म आती है? मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर राज्य पे, चाहे वो किसी भी भाषा से जुड़ा राज्य हो, हर राज्य में हिंदी को अनिवार्य रूप से रखना चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी को रखा जाता है। क्योंकि हमें पूरे विश्व से संबंध रखना, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो शिक्षा में हो या राजनीति में हो, तो अंग्रेजी हमें एक माध्यम देता है संवाद करने का। तो अंग्रेजी को हम कम तक नहीं समझ सकते। ये भले ही भाषा हमें अंग्रेजों से मिली है, लेकिन एक अच्छी बात अगर दुश्मनों से भी मिली है तो उसे अपनाने में कोई गुरेज नहीं। ऐसा मैं मानती हूँ कि भी सीख सकते हैं ना, अच्छाई आप कहीं से भी सीख सकते हैं। हेलो। जी जी जी, आवाज मेरी आ रही है, आप तक पहुंच रही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो मैं ये गड़बड़ हो गया, मैं बात कर जी जी जी। तो आप ने आपने तो बीए किया है, बीए किस में आपने, ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट्स में किया है? क्योंकि मेरी जानकारी जो है आपने कंप्यूटर भी सीखा है, कंप्यूटर में भी कोई विशेष प्रशिक्षण लिया है? जी। जी, मैंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति में किया था। जी तो हिंदी को लेकर मेरा यही कहना है कि जी जी कोई भी परिवार हो, वो बच्चों को छोटे से ना सिखाता है, बेटा थैंक यू बोलो, बेटा सॉरी बोलो। आप ये क्यों नहीं सिखाते कि बेटा धन्यवाद बोलो?
उर्दू हमारी बोलते हैं ना जैसे मासी भाषा है, मौसी भाषा है, तो आप उसको क्यों नहीं सिखाते कि आप शुक्रिया बोलो? क्योंकि अंग्रेजी तो बच्चा स्कूल में सीखेगा ही, अंग्रेजी तो विषय है तो बच्चा सीखेगा ही, लेकिन हिंदी तो हमारी भाषा है, हमारी जन्म की भाषा है, जब तो उसे क्यों नहीं सिखाया जाता है? अभी मैं बहुत से घरों में देखती हूँ, जब छोटा बच्चा होता है तो वो जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत देखा है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब हम पढ़े लिखे, हम एजुकेटेड लोग हैं, तो हम जब तक अंग्रेजी का वाक्यों का उपयोग नहीं करेंगे तो मतलब हम कैसे लोगों को पता चलेगा कि हमें अंग्रेजी आता है? तो मतलब बेटा स्पून ठीक से पकड़ो, बेटा ये मतलब क्यों भाई, आपको क्या चम्मच बोलने में खराब लग रहा है? आप अपनी भाषा में बात करो। देखिए, अपनी भाषा में बात करने से जो एक आपसी खिंचाव होता है, एक माया होती है, वो कितनी बढ़ती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। जैसे मैंने इसके पहले एक बार फेसबुक में लिखा था कि ये लोग है ना एकदम सॉरी तो फट से बोल देते हैं, सॉरी, थैंक यू, और एक आजकल चलन में आई लव यू, लव यू। लेकिन यही बात अगर उन्हें हिंदी में कहनी पड़े तो वो झिझकते हैं। इसलिए नहीं झिझकते कि वो हिंदी का शब्द है, इसलिए झिझकते हैं कि मूल भाव उनका हिंदी से ही अंदर महसूस होता है। और जब उन्हें ये किसी को कहना पड़ता है कि हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो, तब उनका गिल्ट, उनका ईगो, उनका अहम आड़े आता है, जबकि सॉरी बोलते हुए नहीं आता, क्योंकि सॉरी एक साधन के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। यही बात कोई व्यक्ति जल्दी किसी से नहीं कहेगा कि मुझे आपसे प्रेम है या मैं आपसे प्रेम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो धन्यवाद बोलते हुए उसको लगेगा कि मैं कहीं इसके पैरों में गिर तो नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं छोटा तो नहीं हो जा रहा, लेकिन थैंक यू बोलते हुए वो महसूस नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, क्योंकि वो अंदर से इसी से आप ये महसूस कीजिए ना, हिंदी कितनी हमारी आत्मा से जुड़ी हुई भाषा है, कि जिसमें किसी को धन्यवाद मुंह से नहीं निकलता, किसी के लिए ये शब्द नहीं निकल रहा कि अरे लग गई आपको, माफ कर दीजिए, नहीं, उसको लगेगा माफ, मैंने इससे माफी मांग ली, मैं माफी मांग रहा हूँ, ये थैंक यू, सॉरी, क्या बात, लग गई, ओह सॉरी 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 सॉरी, इतनी बार बोलो हमें माफ कर दो, नहीं तब नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से निकलने वाली चीज है ना, तो वो आपको रोक रहा है कि नहीं, आप ऐसे कैसे किसी से माफी मांग लोगे? अब जरा सी बात के लिए क्या किसी को धन्यवाद बोलोगे? कि जरा सी बात पे क्या यही प्रेम पर होता है। अंग्रेजी में बोलना बहुत आसान है, हर कोई किसी को बोले जा रहा है आई लव यू लव यू लव यू लव यू, लेकिन हिंदी में बोलने से पहले वो 100 बात सोचेगा, क्योंकि तब उसकी आत्मा की गवाही भी साथ में चाहिए। तो आप यहीं पर देखिए कि हिंदी हमारे अंतर आत्मा से जुड़ी हुई है, और जब हम हिंदी में बात करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो हिंदी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति तकलीफ में है, आप उसकी तकलीफ दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर बच्चा है और आप उसके सर पर हाथ रख रहे हैं, कोई बड़ा है आपने उसके कंधे पे हाथ रखा कि नहीं परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तो वो जो स्पर्श है ना, वो हिंदी की भाषा है। वो अंग्रेजी में होगी, जरूर होगी, वो विदेशों में है, क्यों? क्योंकि उस अंग्रेजी से उनकी आत्मा जुड़ी हुई है, तो उनको भी वैसा ही फील आएगा, क्योंकि वो उनके खून में है, उनके जन्मजात से है। जैसे कोई बीमार है, तकलीफ में है, तो हम उसकी पीठ पे हाथ रखते हैं, या किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, हम क्या ही करते हैं, हम जाके उसे अपने गले से लगाते हैं, उसे एक कि रो लो 2 मिनट, कि उनकी पीठ पर हाथ ऐसे कि उसके कंधे पे रखते कि धैर्य रखो। तो ये जो भाषा है, हिंदी भाषा और वो स्पर्श दोनों एक जैसी चीज है। तो जब हम हिंदी में किसी से बात करते हैं, जब हिंदी में हम अपनी बात करते हैं, या अपनी मातृभाषा में जब हम बात करते हैं, हम अपने परिवार में हैं तो हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तो तब भी वही एहसास होता है, वही फीलिंग आती है जो हिंदी भाषी से हिंदी में बात करते हुए आती है। लेकिन इसीलिए लोग असंवेदनशील भी इसीलिए हो गए, क्योंकि वो सॉरी बोलने लगे हैं और वो थैंक यू बोलने लगे।
वो क्षमा नहीं मांगते, वो किसी को धन्यवाद नहीं कहते। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, और विस्तार से बहुत ही सरल सहज शब्दों में आपने बता दिया कि हिंदी की कितनी शक्ति है। जो हमारी भाषा है उसको उसका प्रयोग करने से हम कितना एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, और अपना जो हमें जो बोलना है, हमें जो आप तक बात पहुंचानी है, कितनी आसानी और सहजता के साथ हम पहुंचा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात आपके बारे में मुझे जो जानकारी मिली है, आपने किसी फिल्म विराधा के लिए गीत भी लिखे थे, क्या है कहानी वो? इसके लिए मैं सूर्य प्रकाश जेठलिया जी का धन्यवाद करूंगी। वो बिल्कुल फेसबुक से ही मित्र बने थे, और वो मेरा लेखन देख के हमेशा मुझे मैसेज करते थे कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा, आप मुझे कोई गीत लिख के दीजिए। और मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, मुझे लगता था ये फिल्म बनाना कोई मुंह की बात है क्या। लेकिन उन्होंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी, और काफी जब उनका पूरा पोस्टर भी रिलीज हुआ और काफी सारी तैयारियां हो गई, तो उन्होंने फिर मुझसे आखिरी बार एक बार पूछा कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका लिखा हुआ आए, और बस मेरे पास एक गाने के लिए समय बचा है, तो क्या। फिर मैंने फिर मेरे अंदर भी थोड़ी इच्छा जागी, वो सब देखा तो मुझे थोड़ा मेरा विश्वास पड़ा। फिर मैंने गाना लिख के दिया, और उसके बाद उस पर उन लोगों ने फिर एडिटिंग करके काफी थोड़ा जैसे करते हैं, तो वो पिक्चर उन्हीं की बेटी नायिका थी उसमें, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी बहुत पूंजी भी लगाई, और पिक्चर दूरदर्शन में भी 2-3 बार आई है। राजस्थान में टैक्स फ्री भी थी। हालांकि वो बहुत हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन हाँ, वो एक था कि बड़े पर्दे पे एक गीतकार के रूप में एक नाम दर्ज हुआ, तो मुझे उसकी खुशी है। और शान और जावेद अली, शहजाद अली, और वो एक लड़का था सारेगामा में आते थे, घुंघराले घुंघराले बड़े से बाल, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये सभी लोगों ने उसमें अपनी आवाज दी थी, उन लोगों ने। तो कोई वो गीत याद है? अगर थोड़ा वो सुनाइए ना उसको। नहीं, उतना तो मुझे अभी याद नहीं, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, आपने आपकी कविताएं बांग्ला में अनुवाद हुई है, आप बहुत अच्छा खुद लिखती है, बहुत अच्छा बोलती है, तो संगीत तो आपने निश्चित रूप से सीखा होगा, या उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा आपको? नहीं, संगीत हमने कभी नहीं सीखा, और कैसे हो हालांकि सकता है? बहुत कैसे हो सकता है कि आप बांग्ला जानती है और संगीत नहीं सीखे आप? हाँ, हमने संगीत नहीं सीखा, क्योंकि भोपाल में हम लोग जहाँ थे, तो वहाँ पर आसपास कहीं भी संगीत की सिखान रही भी होगी, तो मतलब मम्मी पापा दोनों जॉब में थे, और हमारा मतलब मायके की तरफ से भी संयुक्त परिवार रहा है, और मेरे कोई मामा नहीं थे, तो जो हमारे नाना नानी है वो भी हमारी माँ मासी सब साथ में ही थे। तो एक परिवार बहुत बड़ा था, तो सारा दिन परिवार के लिए ही सोचने में माँ और पिताजी ने अपना समय पूरा बिताया है। पिताजी ने भी अपने मतलब मेरे चाचा बुआ लोग, इधर मौसी नाना नानी, तो वो एक समय था कि उतने बड़े परिवार को चलाना भी एक चैलेंज था मेरे मम्मी पापा के लिए। तो उन लोगों ने अपना सारा ध्यान उस वक्त यही इसी में लगाया कि बाकी के घर की सुविधाएं कैसे दी जाएं, और सबके लिए कैसी व्यवस्थाएं ठीक ठाक की जाए। तो बस इस बीच हमारी पढ़ाई हुई है, और संगीत मम्मी को मेरे थोड़ा संगीत से उतना ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि मम्मी को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाई करनी चाहिए, और एक सुघड़ महिला तैयार होना चाहिए। क्योंकि मम्मी ने एक चीज समझी थी कि कोई महिला कितना भी प्रतिभा की धनी हो जाए, लेकिन जब वो घर गृहस्थी करती है, तो उस प्रतिभा से वहां उसे नहीं आंका जाता है, उसे आंका जाता है कि वो घर का काम कितना जानती है। तो हालांकि मम्मी ने बहुत डांट डांट के हमको काम सिखाया, और मम्मी की बराबरी तो हम नहीं कर सकते, मम्मी बहुत गुणी है, लेकिन हाँ, उनका सिखाया हुआ इतना काम आया कि ससुराल भी संयुक्त परिवार ही था। हम 3 बहुएं हैं हम लोग, मैं मंझली हूँ, और इसीलिए काफी सारे मित्र मुझे मंझली बहू करके ही बुलाते हैं। तो
जी, मदन कश्यप जी भी हैं उनमें, नवनीत पांडे जी हैं, वो सब लोग मुझे मंझली बहू कहते हैं। तो इसलिए संगीत से थोड़ा हम लोगों का नहीं तालमेल बैठ पाया। हाँ, मगर शौक तो बहुत था और फिर मुझे भी गाते भी नहीं बनता, जैसे सब लोग गुनगुना लेते हैं ना, तो बिना सीखे भी तो मुझसे नहीं, खींच नहीं पाती हूँ मैं कोई गाना गाते हुए। चलो, बातचीत तो हम आगे और करेंगे आपके बारे में। इस जी, बीच में एक और कविता हो जाए। कविताएं आप बहुत अच्छा लिखती है। इधर मैंने देखा है पिछले दिनों फेसबुक पे आप काफी एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव है, और आपकी बहुत सारी रचनाएं आ रही है फेसबुक पर। तो जी, एक दो रचनाएं सुनाए आप, हिंदी में बहुत अच्छा लिखती है आप। जी, शुक्रिया। हाँ, ये मैंने एक कविता लिखी थी, इश्तेहार के दीमक। मुझे लगता है जो इश्तेहार होते हैं वो दीमक की तरह होते हैं। दुनिया की दीवार के ऊपर लगे इश्तेहार पर मत जाना। दुनिया के दीवार के ऊपर लगे इश्तेहार पर मत जाना। दीवार के अंदर ईंटों में दीमक लगी है। क्या बात है। दीवार के अंदर ईंटों में दीमक लगी होती है। जैसे ही तुम्हारी आंखें इश्तेहार पर जाएगी, दीमक तुम्हारी नजर के सहारे तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। फिर तुम वही करोगे जो वे चाहेंगे, क्योंकि ये वही होते हैं जो तुम्हारे सुकून और संयम पर सेंध मारते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तुम्हारी तुम्हारी हैसियत पर सवार होकर तुम्हारी ही नजर में तुम्हें कम आंकते हैं। तुम्हें सपनों के फूल उपहार में देकर हताशा की एक शॉल तुम्हारे कंधे पर रख देते हैं। तुम्हें सपनों के फूल उपहार में देकर हताशा की एक शॉल तुम्हारे कंधे पर रख देते हैं, और तुम उन फूलों को पानी भरे मर्तबान में सजा देते हो कि वह ना सूखे। क्या और बात है, क्या शाल बात है, बहुत बढ़िया। और शाल को उम्मीद की खूंटी में टंगा देते हो, जबकि इश्तेहार के दीमक तुम्हारी जिंदगी में मिट्टी का एक बड़ा पहाड़ बना देते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है। अब देखिए कहाँ तक आपकी नजर गई है, कहाँ तक आपने इसको दीवार, दीमक और इश्तिहार के माध्यम से अपनी बात पहुंचा दी है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि तो मैंने इसका भी देखा है कि जो विज्ञापन है, मैंने देखा है अभी तो इतना ज्यादा हो गया है कि माँ बाप की हैसियत नहीं है, लेकिन विज्ञापन का ऐसा असर है कि लोग अपनी हैसियत से कई गुना आगे जाकर भी उन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है, उधारियों से होना पड़ता है। उनका आत्मविश्वास भी कमजोर होता है कि फला के पास वो चीज है मेरे पास नहीं है, या फला के घर वो सामान है मेरे पास नहीं है, या उनके पास वो सुविधाएं हैं मेरे पास नहीं है। तो मुझे लगता है इसीलिए कि ये मतलब हमारे जीवन को बहुत ही उलझा देते हैं विज्ञापन। वो हमारी जरूरतों, पहले क्या था कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से सामान खरीदते थे, और दूसरा खरीदते थे अपनी शौक से। अभी लोग अपने शौक से नहीं खरीदते हैं, अभी वो विज्ञापन देखकर सामान खरीदते हैं। और ये हम भी उसमें शामिल हैं, आप भी उसमें शामिल, हम सब उसमें शामिल हैं। जब हम किसी चीज का विज्ञापन, हमारे फेसबुक चलाओ तो इतनी चीजें, सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले इतने एडवर्टाइज देते, इतने, तो हम लोगों में कितनी शॉपिंग वहां से कर लेते हैं। कभी कभी तो जब चीजें घर आती तब लगता है बेमतलब का चीज हमने मंगवा लिया, ऐसा भी होता है। तो जबकि वही है ना, कविता भी लिख रहे हैं, दुनिया को संदेश भी दे रहे, तो खुद पर काबू नहीं कर पा रहे। तो खुद पर काबू होगा तब ये कविता सार्थक होगी। ने बहुत अच्छी कविता है। अब देखिए स्वामी ध्यान कल्याण जी लिख रहे हैं कि इनकी कविताएं एक से बढ़कर एक है। अब मुझे पता नहीं किस कविता की तरफ शुक्रिया। स्वामी जी इशारा कर रहे हैं, तो फिर एक और कविता हो ही जाए, सुनाइए। जी, मैं अभी एक कविता सुनाती जो इन थोड़ी गंभीर विषयों से बिल्कुल अलग है, थोड़ी हल्की फुल्की कविता है ये। लेकिन कविता जिस चीज पे है वो ना जमीन पे पड़े हुए आदमी को भी
वही सम्मान देता है जो चांद पे बैठे हुए आदमी को सम्मान मिलता है। वो एक चीज है दुनिया में जिसने कभी किसी व्यक्ति में किसी भी स्तर में अंतर नहीं किया। बड़ी खूबसूरत चीज है। अरे वाह, क्या बात है। चाय, चाय। अच्छा अच्छा। कभी हम चाय के कप को देखते हैं तो कभी पतीली में पड़ी हुई चाय पत्ती को देखते हैं। ये जिंदगी चाय के सिवा और है क्या? कम उबालो तो फीकी, ज्यादा उबालो तो कड़वी। नजर रखनी पड़ती है भाई, नजर, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। फिर भी भारी दिक्कत ही दिक्कत, किसी को फीकी पसंद, किसी को कड़क पसंद है। तो खैर यह पसंद पसंद की बात, मगर इस फीके और कड़वे के बीच हम उबलते रहते हैं, चाहे आंच जरा धीमी हो या तेज। जरा एक कप चाय से दुनिया, दोस्ती और रिश्ते बदल जाते हैं। न जाने कितने चेहरों से पर्दे उठ जाते हैं और कितनों के चेहरे ढक जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हर एक घूंट में चस्का बढ़ता सा जाता है, हर एक घूंट में एक चस्का बढ़ता सा होता है। अलग अलग कप में चाय का स्वाद भी कुछ अलग सा होता है। कुछ तो नशा स्टील के ग्लास में तो कुछ कांच के कट ग्लास में होता है। न जाने कितनी ही चाय पी जाते हैं लोग, अरमानों को सांसों में छिपाकर, जैसे अरमान न हुए पतीली में पड़ी हुई चाय पत्ती हो गई। जैसे अरमान न हुए पतीली में पड़ी उबली चाय पत्ती हो गई और जिंदगी चाय की जली हुई पतीली हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने चाय को लेकर ऐसा इस्तेमाल किया है इसको, बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब इसमें तरह तरह के भाव आते हैं, एक कविता समझने वाले को, पढ़ने वाले को। बहुत बढ़िया, बहुत जी। अच्छा। तो अच्छा, आप कविताएं भी लिखती है, कहानी भी लिखती है। जी। आपको खुद खुद अगर आप अपनी समीक्षक खुद बनती है, तो हम्म। आपको क्या लग रहा है कि सहज किसमें आप महसूस करती हैं, कविताएं लिखने में या कहानियां, गद्य लिखने में? सहज तो मैं कविताओं में ही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो सहज ही मेरे मन में उपजती है। मैंने कभी ऐसे विशेष, एक बार मैंने कोशिश की, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब मतलब लिखी, सुन के लिखी, मतलब एक दो कविता थी, कुछ दो चार लाइनों की। मुझे रायपुर दूरदर्शन केंद्र से 26 जनवरी के लिए कविता पाठ का आमंत्रण मिला था और वहाँ पे देश से जुड़ी रचना लिखनी थी। तब मैंने दिमाग पर जोर दे देकर कविता लिखी थी। हालांकि लोगों ने पसंद की कविता, और क्योंकि मैं देश से जुड़ी, मतलब भक्ति, देशभक्ति है मुझ में, बहुत है, लेकिन मैंने कभी कविता ऐसे लिखी नहीं। लेकिन उस वक्त मैंने लिखी तो मुझे ये समझ आया तब कि कोई अगर हमें विषय देता है, मतलब उस दिन मेरे को ये समझ आया कि अगर कोई मुझे विषय देता है तो मैं उस पर लिख सकती हूँ। तब ये बात समझ आई। एक कविता मेरी है, मैं जब आपने स्वाद की बात की है तो एक कविता है मेरी, दही पर भी है। जैसे स्वागत है वो आपका, चाय पे स्वागत है थी। आप। सुनाइए और ये सुनाइए। कविता मेरी बाघर्स में छपी थी, बाघर्स में। अरे वाह, क्या जी। बात है। हाँ। ये जो तुम अपने मुंह में दही जमाए रखते हो ना, ऐसा हो कि खूब खट्टी हो जाएगी, और जब सच में खूब खट्टी हो जाए तो उसमें से थोड़ा जामन मुझे भी दे देना। मुझे भी अपने मुंह में दही जमानी है। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी मन को करौंदा कर देती है, जो बाद में मेरे समय को कसेला बनाने लगती है। आंवला होता तो ठंडे पानी के एक घूंट से मुंह मीठा कर लेती। क्या आंवला बात पी खाने के बाद पानी पियो तो मीठा हो जाता ना। आंवला होता तो ठंडे पानी के एक घूंट से मुंह मीठा कर लेती, परंतु मीठे से खट्टा भला, आंवले से दही भली, मुंह से बोल तो न फूटेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यही तो मैं देख रहा हूँ ना, आपकी कविताओं में मैंने कुछ अलग बात देखी है, अलग तरह की आपके विचार, आपके भाव, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी शैली और आपकी शब्दावली।
ये तो बिल्कुल अलग तरह की है, बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत अच्छा है। मूलतः स्त्रियों पे ही ज्यादा कविताएं मेरी हो जाती हैं, और समय हो रहा है तो एक कविता है स्त्री पर, जिसे मैंने कई मंचों से पाठ किया है, लोगों ने बहुत पसंद की है। आपका तो स्वागत है, हम सुनाइए जाते सुनाइए। जाते कविता को एक बार फिर सबके सामने। आपके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, कोई बात नहीं, सुनाइए। शुक्रिया शुक्रिया। औरतें, तुम जाकर कहीं मर क्यों नहीं जाती? औरतें, तुम जाकर कहीं मर क्यों नहीं जाती? बार बार तुम चारे की तरह, कभी धूप की तरह कहीं भी उग क्यों जाती हो? औरतें, तुम बड़ी बवाल हो, अजीब सवाल हो, जी का जंजाल हो। तुम किसी भी आग में जलकर कभी सोना तो कभी लोहा कैसे बन जाती? औरतें, तुम आखिर किसकी कर्जदार हो? कैसी राजदार हो? कब हकदार हो? क्यों खबरदार हो? तुम हर क्या बात। बार विजेता हो, फिर भी तुम जीत कर हार क्यों जाती हो? औरतें, तुम तो स्त्री भी हो और पुरुष का भी रूप हो। एक ही कोख से दोनों को जन्म देने वाली स्वयं की प्रसव वेदना हो, फिर भी तुम दोयम दर्जे की लकीर क्यों हो? पर्दे के पीछे खड़ी कोई जिंदा हसरत क्यों हो? तुम सबकी गढ़ी हुई तस्वीर क्यों हो? फिर भी तुम ही जननी हो। अरे वाह, क्या क्यों बात। हालातों को अपनी तुम तकदीर मान लेती हो? क्यों हालातों को तुम अपनी तकदीर मान लेती हो, और फिर भी टूटती दुनिया को अपनी पीठ पर बांध लेती? हाय हाय, क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत बढ़िया। झुकती जी हुई जी। कमर, झुकती हुई कमर और सूखती छातियों से ममता का बांध कैसे बना लेती हो? घने पेड़ों सी घने पेड़ों से सूखी टहनियों सी टूटकर गहरी नदी में खुद को नाव बना लेती हो। औरतें, तुम भी ना बस कमाल करती हो, सबके लिए हर पल जीती हो और खुद के लिए रोज रोज मर जाती हो। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। इसी कविता के साथ मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई ऐसी बात रही होगी जो इस कविता के बाद यहाँ पर इस मंच के माध्यम से बताई जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है अनामिका जी। अब देखिए, आपकी कविताएं सुनते, आपकी बात से बातचीत करते करते 1 घंटा लगभग 10 मिनट निकल गए, पता ही नहीं चला। तो जी अब कुछ और आपके मन में है कोई बात जो आप कहना चाहती इस कार्यक्रम के माध्यम से? हाँ, मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। उन सभी मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार है जिन्होंने बहुत रचा है, जिनसे हम न जाने कितने ही जन्म तक सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि साहित्य, ऐसा माना जाता है ना कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभालता है, लेकिन राजनीति, यहाँ साहित्य लड़खड़ा रहा है राजनीति की, उसे कौन संभाले? साहित्य लड़खड़ा रहा है राजनीति की वजह से। साहित्यकार राजनीति को दिशा देने की बजाय खुद राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम साहित्य सौंपना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात तो कही मैं आपने। उन सभी वरिष्ठ लोगों से मेरी विनती है कि राजनीति की बात साहित्यकार ही करते हैं, ये बात सच है, लेकिन अपनी बात एक साहित्यकार के रूप में करे, न कि किसी भी पक्ष विपक्ष का पक्षधर होकर करे। वाह वाह, बहुत ये अच्छी ये बात कही। मेरी सबसे विनती है, क्योंकि मैं ये देख तो रही हूँ कि ये साहित्य खराब हो रहा है। ये तो आपने अंत में एक ऐसी बात कही है जिसमें गागर में सागर वाली बात हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, जो मित्र हमारे साथ इससे बीच में जुड़े उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैं उन सभी मित्रों का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देती हूँ, और क्योंकि हमें पता है कि जब हम लाइव होते हैं और अगर कोई नहीं जुड़ता है तो बड़ा सूना सूना सा लगता है। तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
और मुझे पता है कि वो सारे लोग जो इस वक्त कहीं किसी काम में व्यस्त होंगे, वे इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे और कमेंट पर हमारी जो भी बातचीत और जो कविताएं हुई उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सभी का बहुत बहुत आभार। और बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि वो लोग जुड़े थे। और आपका सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपसे मेरा कभी कोई संवाद नहीं हुआ, कभी कोई मेरी बातचीत नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी अपनी किसी भी जो लेखन से जुड़ी चीजें हैं, मैंने कभी उस पर कोई भी आपकी प्रतिक्रिया कभी नहीं देखी। तो मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल अपरिचित थी मैं आपसे, और ऐसे समय पर आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात कहने का एक अवसर दिया। और मैं चाहती हूँ कि ये बातें जाया ना हो, चाहे वो हिंदी को लेकर हो या साहित्य को राजनीति बनने से रोकने से को लेकर हो। इस पर सभी जो हमारे वरिष्ठ जन है, साहित्यकार है, जिनको मतलब हम हमेशा एक किताब की तरह, एक मतलब धरोहर की तरह हम उससे सीखेंगे, उससे हम सब अपना आगे का रास्ता तय करेंगे, अपना भविष्य चुनेंगे। तो वे विशेषकर इस पर ध्यान दें। और यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ गए। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मित्रों, रचना धर्मिता कार्यक्रम में आज उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर उपस्थित थी मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ से सुपरिचित कवित्री अनामिका जी। अनामिका चक्रवर्ती जी आज हमारे बीच में आई और अपनी कविताएं, अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में हमें परिचित करवाया। इसके साथ ही जो मित्र हमारे साथ पूरे इस कार्यक्रम के दौरान जुड़े थे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा लगा। और पुनः मैं आपको आज श्री गणेश चतुर्थी पर सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब मुझे आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।